ये रासायनिक बलगतिकी का प्रश्न है, केमिकल काइनेटिक्स का। इस प्रश्न में है कि अभिक्रिया 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2 के लिए दर समीकरण लिखिए। अभिकारकों के विलुप्त होने की दर और उत्पाद के निर्माण की दर में क्या संबंध है वो भी प्राप्त कीजिए। सबसे पहले हम इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर समीकरण लिखेंगे। हम इसको दो हिस्सों में लेते हैं। हम इस साइड लेफ्ट साइड राइट साइड रफ वर्क करेंगे और हम आंसर में पेयर टाइप कैसे लिखेंगे वो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा। तो अभिक्रिया का जो दर समीकरण होगा, दर समीकरण इसी को वेग समीकरण, वेलोसिटी इक्वेशन या रेट इक्वेशन भी कहते हैं। वेलोसिटी और रेट इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस समीकरण के अनुसार अभिक्रिया की दर या वेग R बराबर हो जाएगा -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होगा मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता, ठीक है। और डेल्टा का मतलब होगा परिवर्तन। ऋण चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करेगा कि सांद्रता घट रही है, सांद्रता घटती है, और धन चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है। और T जो है ये समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब इसमें जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक के पद में भी है और उत्पाद के भी पद में है। समय के साथ अभिकारक की सांद्रताएं घटती है, इसलिए ऋण चिन्ह का प्रयोग है, और समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए इसमें धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया में अभिकारकों का प्रयोग उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो इसलिए अभिकारकों की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे घटेगी। घटने के लिए हम हिंदी शब्द में प्रयोग करते हैं विलुप्त होना। तो अभिकारक की सांद्रता का घटना, इसका मतलब अभिकारक के विलुप्त होने की दर। तो अभिकारक के विलुप्त होने की दर में आप दो चीज़ यहाँ देखें, एक तो -1/2 लिखा हुआ, दूसरा ये पोर्शन है। तो ये जो 1/2 है ये इसके मूलों की संख्या या समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रयुक्त गुणांक है। तो प्रयुक्त गुणांक को छोड़ करके जो शीर्ष पोर्शन बचेगा वो अभिकारक के विलुप्त होने की दर है, या फिर उत्पाद के संबंध में लेंगे तो ये उत्पाद के निर्माण की दर है। तो N2O5 के विलुप्त होने की दर जो होगी वो माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T होगी। इसमें जो 1/2 है ये इसके दो मूलों की संख्या या अणुओं की संख्या है, ये वो अंक है जिसके आधार पर समीकरण संतुलित किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ उत्पाद जो है वो NO2 है और O2 है,
तो NO2 के निर्माण की दर जो है, NO2 के निर्माण की जो दर है वो भी डेल्टा NO2 अपान डेल्टा T लिया जाएगा। और ऑक्सीजन के निर्माण की जो दर है वो डेल्टा O2 अपान डेल्टा T लिया जाएगा। इस हिसाब से जो N2O5 के विलुप्त होने की दर है और NO2 के निर्माण होने की दर में क्या संबंध है, हम ये प्राप्त करेंगे। यानी N2O5 के विलुप्त होने की दर और NO2 के निर्माण की दर में संबंध लेंगे तो ये संबंध हमें इस समीकरण से प्राप्त करेंगे। यानी -1/2 डेल्टा N2O5 अपान डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 अपान डेल्टा T। तो फिर N2O5 के विलुप्त होने की दर, N2O5 के विलुप्त होने की दर ये हो गई माइनस डेल्टा N2O5 अपान डेल्टा T इज इक्वल टू, अब ये 1/2 जो है ट्रांसफ़र होगा, ये 1/2 इधर जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 2/1 तो 2/1 गुणे 1/4 इंटू डेल्टा NO2 अपान डेल्टा T। तो फिर ये हो गया 1/2 डेल्टा NO2 अपान डेल्टा T। इसका मतलब ये हुआ कि N2O5 के विलुप्त होने की दर NO2 के निर्माण की दर की आधी होगी। N2O5 के विलुप्त होने की दर NO2 के निर्माण की आधी होगी। फिर N2O5 के विलुप्त होने की दर और ऑक्सीजन के निर्माण की दर में हम संबंध लेंगे। N2O5 के विलुप्त होने की दर ये हो गया -1/2 डेल्टा N2O5 अपान डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा O2 अपान डेल्टा T। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस डेल्टा N2O5 अपान डेल्टा T, ये N2O5 के विलुप्त होने की दर है, इज इक्वल टू, तो ये जो 1/2 है ये ट्रांसफ़र होगा इधर, ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा O2 अपान डेल्टा T। इसका मतलब ये हुआ कि N2O5 के विलुप्त होने की दर ऑक्सीजन के निर्माण की दर की दोगुनी होगी। यानी ऑक्सीजन के निर्माण की दर अगर हम दोगुनी कर दें तो वो N2O5 के विलुप्त होने की दर के बराबर हो जाएगी। तो इसी आधार पर हम अभिक्रिया की दर और विभिन्न अभिकारक और उत्पाद के निर्माण की दर में संबंध ले सकते हैं। अब अगर हम ये क्वेश्चन लें, N2 + 3H2 gives 2NH3 के लिए अभिक्रिया की दर और
N2 कामा H2 कामा NH3 के विलुप्त और निर्माण की दर में क्या संबंध है। तो इसके लिए भी हमको पहले अभिक्रिया का दर समीकरण लेना पड़ेगा। तो दर समीकरण जो हमको मिलेगा वो मिलेगा R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T is equal to 1/2 delta NH3 अपॉन डेल्टा T। तो इस हिसाब से नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर अभिक्रिया की दर के बराबर है। N2 के विलुप्त होने की दर यानी माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू R, यानी नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर अभिक्रिया की दर के समान है। लेकिन हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या होगी। तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर H2 के विलुप्त होने की दर के लिए R इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T का हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर हो गई माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ये 1/3 जो है ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3R, यानी हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर अभिक्रिया दर की 3 गुनी होगी। इसी तरह से अमोनिया के निर्माण की दर, अमोनिया के NH3 के निर्माण की दर, तो NH3 के निर्माण की दर को हम लें तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। तो फिर डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T ये अमोनिया के निर्माण की दर है। तो फिर ये बटे 2 ट्रांसफर हो जाएगा इज इक्वल टू 2R। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया के निर्माण की दर अभिक्रिया दर की दुगनी होगी। इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम अभिक्रिया का दर समीकरण लिख सकते हैं। विभिन्न अभिकारकों के विलुप्त होने की दर और उत्पाद के निर्माण होने की दर में संबंध ले सकते हैं। विभिन्न अभिकारकों के विलुप्त होने की दर या फिर विभिन्न उत्पादों के निर्माण की दर का अभिक्रिया के दर से क्या संबंध है, ये भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम ये क्वेश्चन लें, हमारा क्वेश्चन है अभिक्रिया 3R एरो 4P के लिए अभिकारक के विलुप्त होने की दर
की दर और उत्पाद के निर्माण की दर में क्या संबंध है। तो फिर आंसर में दर समीकरण जाएंगे तो दर या वेग समीकरण हमको मिलेगा R इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो फिर R के विलुप्त होने की दर हो जाएगी माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T और P के निर्माण की दर हो जाएगी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। फिर दोनों में संबंध फिर क्या होगा -1/3 डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल 1/4 डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इस हिसाब से माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T यानी R के विलुप्त होने की दर हो गई तो ये 1/3 ट्रांसफर हो जाएगा इधर तो 3/4 डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि R के विलुप्त होने की दर P के निर्माण की दर की 3/4 गुनी होगी। इस तरह से गणित के सिद्धांतों का प्रयोग करके न सिर्फ हम अभिकारकों के विलुप्त होने की दर और उत्पाद के निर्माण की दर में संबंध ले सकते हैं, वरन अभिकारकों के विलुप्त होने की दर और उत्पाद के निर्माण की दर का अभिक्रिया दर से क्या संबंध है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए विलुप्त होने की दर और उत्पाद के निर्माण होने की दर में पारस्परिक संबंध ले सकते हैं।